नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सबको। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में अपने सिंथेसिस करेंगे। तो आप कहोगे सर वो तो ठीक है, पर वो ओके है। तो ये कुछ नहीं है भाई। देखो, ये धुरंधर स्टाइल में करेंगे अपने। मेरे अंदर भी कई बार ना मूवी देख के जो वायरल चल रहा होता है वैसी फील आ जाती है। तो आप कमेंट में बता देना यार, मैं लगता नहीं हूँ क्या वो रहमान डकैत है क्या? भाई, आपका भाई भी तो वही है। ठीक है। अब ना इतने कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि जो धुरंधर मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनका ना इस वीडियो के बाद मेरे पास फोन आ जाना चाहिए कि भाई अगली मूवी में धुरंधर 2 आ रही है, भाई तू ही रहेगा उसमें। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर देना इसको, वीडियो में नीचे कमेंट कर देना। और इस वीडियो के अंदर अपने जो सिंथेसिस है, जिसमें सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं ना, इनका काम तमाम कर देंगे भैया एक ही वीडियो में। एंड तक बने रहना सब बता देंगे सिंथेसिस क्या होता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, शुरू से अपने बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर यहाँ तक आ गए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मोटिवेशन के लिए। तो इतना सा काम, नीचे ब्लैक कलर में दिख रहा होगा सुंदर सा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो वो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो जल्दी चलिए अपने शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है सब घर पे ठीक ठाक हो। ठीक है, मजे कर रहे हैं भाई, पर मजे छोड़ के अब थोड़ा सा अपने स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस को आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ के हमें एक अलग सेंटेंस में उसे ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो। Synthesis is the process of combining two or more than two simple sentences into one meaningful sentence without changing the meaning. अब इसका मतलब क्या है? दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना, जोड़ना। जोड़ने के बाद आपको उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बना देना है। बट ध्यान रखना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सेंस उसका नहीं बदलना चाहिए। बस आप जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दो। वो नया सेंटेंस एक दो सिंपल को जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना हो सकता है। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के जो नया सेंटेंस बना रहे हो वो कंपाउंड हो सकता है। दो सेंटेंसेस को जोड़ के जो नया बना रहे हो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। समझ गए सिंथेसिस? और कुछ चाहिए? क्रिस का गाना सुनोगे? ठीक है, सुना देंगे। अब देखिए, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तो हमें इसमें देखो सिंथेसिस में क्या पढ़ना है, तीन चीजें पढ़नी है। पेन मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा ना। तीन चीजें पढ़नी है। पहले सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो भैया बारी बारी से चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दो सेंटेंसेस को जोड़ के, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, पहले अपने वो पढ़ लेते हैं। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस जो है उनको कंबाइन करके हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो पहले अपने वो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भैया पहले जान लो ना सिंपल क्या होता है, बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले समझ तो लें कि सिंपल होता क्या है, उसके बाद ही सिंपल बनेगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? पेन थोड़ा मोटो है, इसको अपने छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। क्या बोला है इसने? कहता कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब क्या सर, चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट तो ठीक है, हमें पता है कि एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो समझ आता है। अब ये फाइनाइट वर्ब वाला क्या चक्कर है? भाई चक्कर कुछ नहीं है। वर्ब में होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट। तो पहले यही समझ लो क्या होती है ये। अब मैं पहला सेंटेंस यहाँ पे पढ़ता हूँ। देखो, एक ही सब्जेक्ट आ रहा है ना, ही रन्स फास्ट। इस सेंटेंस को देखे तो सब्जेक्ट तो एक ही है, हाँ गुरुजी एक ही है। उसके बाद ये रन्स आ रहा है, रन्स वर्ब आ रही है। ठीक है, एक ही वर्ब आ रही है। उसके बाद ये देखो, आई
सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। वांट वर्ब आ रही है, लर्न वर्ब आ रही है। अब कहोगे यहाँ दो वर्ब आ रही है, यहाँ एक ही आ रही है। अब देखो उसने क्या कहा, एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब समझ लें पहले तो। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा है रन्स, ये रन की कौन सी फॉर्म है? आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में लिखा है कि वो तेज दौड़ता है। अब मैं कहूं कि इसका टेंस बदल दो कि वो तेज दौड़ता था, तो आप कहोगे सर ये जो फर्स्ट फॉर्म लिखी है वो सेकंड फॉर्म हो जाए हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो जैसे ही आप इस सेंटेंस का टेंस बदल रहे हो, तो ये वर्ब अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर रही है, फॉर्म चेंज कर रही है। अब मैं कहूं इस सेंटेंस में चलो इसका टेंस मत बदलो, ये जो ही लिखा है सब्जेक्ट जो है इसकी जगह पे दे लिख दो दे लिख दो। अब दे लिख दिया तो रन्स आएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, दे प्लूरल है तो फिर ओनली रन आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस आती है। तो आपने क्या देखा, यहां जो वर्ब आ रही है रन, यहां जो वर्ब आ रही है रन, तो जैसे ही आप सेंटेंस का टेंस चेंज करते हो या फिर उसका सब्जेक्ट चेंज करते हो, तो वो अपनी फॉर्म जो है चेंज कर रही है, वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर रही है। उसी को ही बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, उसी को ही बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, जो टेंस चेंज करने से या सब्जेक्ट चेंज करने से अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। ठीक है। उसके बाद होती है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट तो समझ ही गए, इसके अपोजिट होगा। जिस सेंटेंस में चाहे आप टेंस चेंज कर दो, चाहे सब्जेक्ट चेंज कर दो, चाहे उसके सामने बंदूक तान दो, वो वर्ब फॉर्म नहीं बदलेगी। ठीक है, वो नॉन फाइनाइट होती है। अब यहां देख लो, समझा देते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, लर्न भी फर्स्ट फॉर्म है। वो कहता है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अब मैंने कहा कि चलो इसका टेंस बदलो, मैंने कहा इसका टेंस बदलो। आपने कहा सर ठीक है बदल देते हैं, पास्ट में कर दो। मैंने कहा तो आप क्या कहोगे, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। चाहता था तो मतलब ये जो वांट है उसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड। क्या लर्न की भी सेकंड हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, नहीं होएगी, ये तो नहीं होएगी। ये तो टू लर्न का टू लर्न ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होती। तो मतलब जब आप टेंस चेंज कर रहे हो, ये वर्ब तो भैया अपनी फॉर्म बदल रही है, ये नहीं बदल रही है टेंस चेंज करने के बाद भी। तो ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट। अब सब्जेक्ट चाहे चेंज करके देख लो, ही को हटाओगे, यहाँ पे मैंने कहा आई को हटा दिया, मैंने कहा ही लगा दो, तो ही क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ एस या ईएस वाली आती है, क्या हो जाएगी, वांट्स हो जाएगी, ये वांट्स हो जाएगी। लेकिन टू लर्न वो तो सेम ही रहेगा ना। आपने कहा वह इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। पास्ट में बोलना है तो आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। आपने देखा कि जब हम टेंस बदल रहे हैं या सब्जेक्ट बदल रहे हैं, ये वर्ब चेंज हो रही है, ये नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है। और सिंपल सेंटेंस क्या कहता है कि एक सेंटेंस के अंदर, एक जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट भी एक हो, ठीक है, सब्जेक्ट भी एक हो, और फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब जो है वो भी एक होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब भी एक ही होनी चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब जितनी मर्जी आ जाए, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी मर्जी आने दो। यहाँ जितने भी सेंटेंस लिखे हैं सारे के सारे सिंपल है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, तो अगर देखो आप इसका टेंस बदलोगे तो इज की जगह पे वॉज हो जाएगा, रीडिंग तो रीडिंग ही रहना है, ठीक है, वो थोड़ी चेंज होगा। तो मतलब ये भी एक ही वर्ब आ रही है जो अपनी फॉर्म, आपने कहना है कि वो पढ़ रही थी तो वॉज हो जाएगा, रीडिंग तो रीडिंग ही रहनी, मतलब फाइनाइट वर्ब एक ही आ रही है। और सब्जेक्ट भी एक सिंपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका भी पास्ट अगर करोगे तो भी मतलब एक ही वर्ब है, फाइनाइट, एक ही सब्जेक्ट है, मतलब ये क्या हो गया, सिंपल। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहाँ पे भी वर्ब है और प्लेइंग, आप कहोगे सर ये भी वर्ब है, एक्चुअली वर्ब है ही नहीं है, जीरेंड है, ठीक है। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, आप कहोगे सर इसे पास्ट में बोल के देखो, तो क्रिकेट खेलना पसंद था तो लाइक की तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट तो प्लेइंग क्रिकेट ही रहेगा। ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वो गाना गाना गाने की शौकीन है। अब शौकीन थी बोलना है तो इसका तो वोज हो जाएगा, ये वर्ब तो चेंज होएगी, एक ही चेंज हो रही ना, ऑफ सिंगिंग तो सिंगिंग ही रहेगी। तो मतलब एक एक फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। नॉन फाइनाइट भैया जितनी मर्जी आ जाए, जो टेंस या सब्जेक्ट बदलने से चेंज नहीं होएगी, ठीक है, वो होता है सिंपल सेंटेंस।
समझ आ गया होगा। अब इसमें देखो वो हमें क्या देगा सिंथेसिस के अंदर, दो सिंपल सेंटेंस देगा, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस प्लस एक और इसको कहेगा कि जोड़ के एक सिंपल ही बना दो, ऐसे ही कहेगा, एक सिंपल ही बना दो। अब ये दोनों जो ऑलरेडी हमारे पास आ रहे होंगे दोनों ही सिंपल होंगे, और एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब तो आ ही रही होगी, फाइनाइट वर्ब आ रही होगी। ये जो सिंपल है इसमें भी एक जो फाइनाइट वर्ब है वो तो आ ही रही होगी। अब इसका मतलब हमारे पास कितनी हो जाएंगी, दो फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी, दो फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के हमें बनाना तो एक ही है ना, एक सिंपल ही बनाना है, सिंपल ही बनाना है, तो इसका मतलब भैया इन सिंपल में तो एक ही फाइनाइट वर्ब रख सकते हैं, एक ही फाइनाइट वर्ब रख सकते हैं। तो मतलब आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना भी है, और इन दोनों फाइनाइट वर्ब में से एक फाइनाइट वर्ब को या तो हटा दो या उस वर्ब को क्या करो, नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल दो, क्योंकि नॉन फाइनाइट तो जितनी मर्जी रख सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ना है, सिंपल ही बनाना है, तो सिंपल में तो एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है। आपको कोई दिक्कत नहीं, एक हटा देंगे भैया, मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग भी चेंज नहीं करना, इसलिए एक फाइनाइट वर्ब को आप हटा सकते हो, लेकिन तरीके सीखने कैसे हटाएंगे, या फिर एक फाइनाइट वर्ब को आप नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल दो, उसके तरीके सीखने हैं, तो वही आपका भाई आपको सिखाएगा। देखो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट तरीका है, सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो कौन सा होता है, एक मिनट एक मिनट। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का। अब ये क्या होते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, ये क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। पार्टिसिपल वह शब्द होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों दोनों का काम करता है, मतलब वो वर्ब का काम भी एक्चुअल में होता वर्ब ही है, लेकिन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, किसका करेगा, विशेषण का, एडजेक्टिव का। तीन तरीके के पार्टिसिपल होते हैं, मतलब पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट होता है, मतलब जो फाइनाइट वर्ब होगी उसे पार्टिसिपल में बदल दोगे तो वो वर्ब नॉन फाइनाइट में बदल गई, मीनिंग भी वही दे देगी, ठीक है। नॉन फाइनाइट तो जितनी मर्जी रख सकते हैं। तो पार्टिसिपल तीन तरीके के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनका यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, मेरा पार्ट रहा है क्या, आपको आ रहा है समझ, ठीक है। चलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक फाइनाइट वर्ब को जब आपको पार्टिसिपल में बदलना है तो चेक करें प्रेजेंट में बदलें, पास्ट में बदलें या परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलें। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कब बदलना है, जब दो वाक्यों में ऐसी दो घटनाएं हो जिनमें पहली घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना हो, तो पहली घटना को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर कोमा लगाते हैं। अब ये क्या है, देखो एक तो मेन चीज और ध्यान रख लेना भैया, जब भी पार्टिसिपल का यूज करना है तो दोनों सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनका सब्जेक्ट चेक कर लेना भैया, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में सेम हो रहना चाहिए, ये चीज भी ध्यान रख लेना, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रख लेना कि सब्जेक्ट जो है वो सेम रहना चाहिए। अब जैसे आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला था, ये एक सिंपल सेंटेंस दे दिया। दूसरा दे दिया आई सॉ अ बिग ब्लैक स्नेक, मैंने एक बड़ा काला सांप देखा। और अब उसने कह दिया भैया इनको क्या बना दो, इनको क्या बना दो, सिंपल बना दो, ठीक है। या फिर उसने लिख दिया कि यूज करो पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल का, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब आपने देखा कि सिंपल बनाना है, तो मतलब ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब एक फाइनाइट इधर आ गई, एक फाइनाइट इधर आ गई, आप इन दोनों को जोड़ के एक बनाओगे तो मीनिंग भी चेंज ना हो, और फाइनाइट वर्ब हमें एक ही रखनी है, एक ही सब्जेक्ट रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टिसिपल का यूज तब करना जब आपके पास दो घटनाएं हो, दो इवेंट हो, दो काम हो, दूसरा काम पहले वाले के कारण हुआ हो, गैप न के बराबर हो, जैसे पहला काम हुआ दूसरा काम हो गया, लेकिन दूसरा काम पहले वाले के कारण हुआ। देखो उसने दरवाजा खोला, अब दरवाजा खोला तो सामने से क्या दिखा, स्नेक दिखा, जैसे खोला वैसे ही दिखा। अब ना दरवाजा खोलता तो ना दिखता, मतलब ये काम इसके कारण ही हुआ। ऐसी सिचुएशन हो एक वर्ब को खत्म करने के लिए, और एक सब्जेक्ट तो देखो दोनों कॉमन है तो एक को भैया हटा देना है, ठीक है। और ये जो वर्ब आ रही होगी उसको बदल दो
नॉन फाइनाइट बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, उसके बाद सा आई सा अ बिग ब्लैक स्नेक। अगर यहाँ तक आप आ गए हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो भैया पहले रोक के ना 2 मिनट एक कमेंट कर दो, कह दो सुरक्षा करना लग रहे हो, ठीक है, ऐसा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, कर दोगे ना। अरे यार देख फीलिंग ज्यादा ले जाता हूँ। उसके बाद शी वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, शी सैट डाउन टू टेक रेस्ट। कहता कि वो ना खेल खेल के थक गई थी और वो रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी। अब देखो यहाँ पे वोज जो है वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के लिए वैसे मैं बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइनाइट होती है, हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है वो फाइनाइट होती है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होती है मतलब मॉडल्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। आईएनजी फॉर्म फाइनाइट नहीं है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइनाइट नहीं, क्योंकि उसने सेम ही रहना होता है। अब इसमें थर्ड फॉर्म है ये, तो वो सेम ही रहेगी, आप टेंस बदल के देख लो, चाहे यहाँ इस हो जाएगा, टायर्ड नहीं रहना, तो वो ठीक है। तो ये चीजें फाइनाइट होती है, उनको आपने हटाना है। तो एक फाइनाइट ये होगी, और एक फाइनाइट यहाँ सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये होगी। मीनिंग चेंज ना हो, इन दोनों में से कोई हटाना है। देखो सब्जेक्ट सेम है, क्या कह रहे हैं कि वो थक गई थी और बैठ गई थी। एक काम तो हुआ थकना, दूसरा बैठना। अब बैठी क्यों, क्योंकि भैया थक गई थी बेचारी, दूसरा काम इसके कारण हुआ। अब क्या करो, यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है वो से इस एक सब्जेक्ट को हटा दो और इसे क्या बदल दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप कहोगे गुरुजी अब इसके साथ वॉजिंग करें क्या, इसके ओपन के साथ तो ठीक है आईएनजी लगा दी, अब इसका क्या करें। तो भैया इसका क्या करना है, ओपन क्या थी सेकंड, तो आपने इसके फर्स्ट करके आईएनजी लगाया, तो भैया वोज की भी फर्स्ट करो ना। फर्स्ट तो सर किया करा फर्स्ट, मतलब पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो बता देते हैं। देखो वो बी का नाम सुना है, बी, बी का नाम सुना होगा ना। उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इजेमार होती है, इजेमार होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोजवर होती है, वोजवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वोज आ रहा है वो बी की सेकंड फॉर्म आ रहा है, क्योंकि वैसे वोजवर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं है ना, इसका मतलब ये खुद ही, इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है, और ये किसकी फॉर्म होती है, सेकंड बी की। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे ओपन सेकंड था तो ओपन की आईएनजी फॉर्म करिए आपने, ये बी की सेकंड है तो बी की आईएनजी करेंगे, तो बी की आईएनजी क्या होगी, बी प्लस आईएनजी, बीइंग होगा ना। बी की फर्स्ट फॉर्म बी और इजेमआर होती है, तो बी प्लस आईएनजी। बीइंग टायर्ड, फिर भी कोई दिक्कत है तो भैया एक कमेंट करना, सब सॉल्यूशन कर देंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, उसके बाद क्या होगा, शी sat down to take rest, बस इतना सा करना है काम। उसके बाद दूसरा है पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल, ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब आप एक एडजेक्टिव के जैसे यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव क्या होता है, सर आप सुंदर हो, सर आप स्मार्ट हो, तो ये सुंदर स्मार्ट किसको कह रहे हो, सर को। सर क्या है, नाउन। तो जो नाउन की तारीफ करता है, नाउन के साथ आता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जब आप एक वर्ब को ही एडजेक्टिव के काम में ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आपने बोला चेयर और उसके साथ जोड़ दिया टूटी हुई। अब टूटी हुई क्या है, चेयर की विशेषता ही बता रहे हैं, मतलब टूटी हुई एडजेक्टिव है। अब टूटी हुई को क्या लिख सकते हैं, ब्रोकन। ब्रोकन क्या है, ब्रोक की थर्ड फॉर्म, ब्रोक की थर्ड फॉर्म। तो ब्रोकन चेयर, अब ब्रोकन यहाँ पे का क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का, तो वो बस पास्ट पार्टिसिपल है। ही वॉज टीजिंग द चाइल्ड, वह बच्चे को चिढ़ा रहा था। द चाइल्ड वॉज इरिटेटेड, बच्चा चिड़चिड़ा था, चिड़चिड़ा था। अब देखो जैसे आपने कहा सर कैसे हैं, सुंदर, तो बच्चा कैसा है, चिड़चिड़ा। वैसे एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन अब इसे यूज कैसे कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के जैसे बच्चे की विशेषता बताने के लिए। तो आपने देखो यहाँ पे वोज फाइनाइट था, यहाँ पे ये वोज था, एक हटाना था, मीनिंग सेम रखना था। तो ही वोज टीजिंग द इरिटेटेड चाइल्ड, चिड़चिड़ा बच्चा। अब ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये बच्चे की विशेषता बता रहा है, चिड़चिड़ा। उसके बाद है
ही सा अ डेड बॉडी उसने एक डेड बॉडी देखी थी। यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक सिंपल है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आ गई। और इट वाज कवर्ड विद व्हाइट शर्ट, और ये जो बॉडी थी व्हाइट शर्ट से कवर्ड थी, तो यहाँ पे दूसरी फाइनाइट वर्ब आ गई। किसी एक को हटाना है, मीनिंग सेम रहे। अब देखो डेड बॉडी कैसी है, डेड बॉडी कैसी है, व्हाइट शर्ट से कवर्ड, कवर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म। इसे अब मास्ट पार्टिसिपल के जैसे यूज कर लो। बॉडी की विशेषता बता दो, बॉडी कवर्ड विद व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट से ढकी हुई बॉडी, व्हाइट शर्ट से ढकी हुई बॉडी, तो कवर्ड यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा। we saw a dead body covered with white shirt, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है फाइनाइट बची। अब टेंस बदलोगे तो बस यही चेंज होगी, वो कवर्ड का कवर्ड ही रहेगा, क्योंकि भैया वो एडजेक्टिव बन गया है। तो दूसरा हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, याद रखना है। अब इसका यूज कब करना है, जब आपके पास दो घटनाएं हो, अरे घटनाएं को घंटा ही लिख रहा हूं, दो घटनाएं हो, ठीक है, मतलब दो कांड, ठीक है, दो घटनाएं हो और उनके बीच में क्या हो, गैप, आपस में कोई लिंक नहीं है कि एक दूसरे के कारण हुआ है, ऐसे नहीं है। मतलब एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ, बीच में गैप है, तो उस कंडीशन में जो पहला एक्शन होगा, जो पहली घटना होगी, उसमें आपने लगाना है हैविंग, और साथ में क्या कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथ में क्या कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, ठीक है। और दूसरा ही रश्ड एट द मैन, वो व्यक्ति के पीछे दौड़ा। अब एक तो काम हो गया तलवार निकालना, दूसरा काम हो गया व्यक्ति के पीछे दौड़ना, दोनों काम अलग अलग है भैया, अलग अलग है, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद आपने क्या देखना, गैप, और दोनों एक्शंस के बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए। तलवार निकाली है भैया, उसके पीछे दौड़ा है, ठीक है, और आपस में कोई रिलेशन नहीं, गैप है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, सब्जेक्ट सेम है, एक को हटा दो, एक को हटा दो, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब इसे किस में बदल दो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग, हैविंग थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन होती है। हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड ही रस्ड एट द मैन, मतलब अपनी तलवार निकाल कर या अपनी तलवार निकालने के बाद वो व्यक्ति के पीछे दौड़ा। ही रोट अ लेटर, भैया उसने लेटर लिखा था, ठीक है। और आगे है उसने इसे अपने फ्रेंड को दिया था, ठीक है, फ्रेंड को दिया था। सीजन भी चल रहा है ना लेटर लूटर वाला, ठीक है, इंस्टाग्राम लेटर वाला आजकल ना, वो आ, कुछ दिन चल रहे हैं, ठीक है। अभी 14 फरवरी आने वाली है, उस दिन शायद मातृ पितृ पूजन दिवस है, ठीक है। एक तो उस दिन भी आपने पूजा पाठ करना है, माता पिता की सेवा करनी है, ठीक है, ध्यान है ना, मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को है, भूलना मत, ठीक है। कुछ और भी होता है क्या इस दिन, देखो भैया मेरे को नहीं पता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, देखो दो काम है, एक तो लेटर लिखा था और एक उसने अपने फ्रेंड को दिया था, अपने फ्रेंड को दिया था। अब दो काम है, सब्जेक्ट सेम ही है, इसने लिखा इसने दिया, ठीक है। अब क्या करो, पहले सेंटेंस को, कि गैप है, लेटर लिखा, ऐसा थोड़ी लिखते ही ले चक, लिखते ही ले चक, ऐसे थोड़ी भाई प्लानिंग करी होगी ना, सब कुछ ऐसे थोड़ी दे दिया। तो उसके बाद पहला गैप है, पहले एक्शन को क्या बदल दो, सेकंड फॉर्म में हो जो भी हो, उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैविंग रिटन अ लेटर ही गेव इट टू हिज फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक तो पार्टिसिपल है कि एक वर्ब को अपने नॉन फाइनाइट वर्ब बदल सकते हैं, पार्टिसिपल का यूज कर ले, इंपॉर्टेंट यही है, पेपर में पार्टिसिपल वाला भैया आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन्फिनेटिव भी इंपॉर्टेंट है। दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप इन्फिनेटिव का यूज भी कर सकते हो, मतलब एक फाइनाइट वर्ब को आप इन्फिनेटिव में बदल दो। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, पर्पस या रिजल्ट दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टीचर टुक अ स्टिक, टीचर ने एक छड़ी ली, या ली मतलब उठाई। उसके बाद ही इंटेंडेड टू बीट द बॉय, उसका इरादा क्या था, लड़के को पीटना। अब देखो पहला काम टीचर ने क्या किया है, स्टिक उठाई है भैया, पर्पज क्या है, पर्पज क्या है, बच्चे को मारना। तो बच्चे को मार, जो पर्पज होगा उसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सीधा आगे लिख दो। द टीचर टुक अ स्टिक टू बीट द बॉय, अब चाहे टेंस चेंज करो चाहे कुछ भी, ये टुक वर्ब चेंज होगी, एक ही फाइनाइट वर्ब बची है, पर्पज डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद देखो, अगर आपके सेंटेंस को आपने सिंपल बनाना है, दो सेंटेंसेस को, और उस सेंटेंस के अंदर पर्पस तो नहीं है लेकिन रिजल्ट है, पर्पस तो नहीं है लेकिन रिजल्ट है,
रीजन रिजल्ट कह दो, ठीक है, रीजन रिजल्ट है उस स्टेटमेंट के अंदर, तो भी आप इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो। लेकिन इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एक एडवर्ब, एडवर्ब भी यूज कर देना। और वो कौन सी एडवर्ब? TW2। ये सुना है क्या TW2? देखो TW2 के भैया दो मीनिंग होते हैं। एक तो जैसे अपने कहते हैं आई लव यू टू, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। तो मतलब एक इसका मतलब होता है भी, और एक होता है टू मच, मतलब एक इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा, ज्यादा, ठीक है, ये दोनों मतलब होते हैं। तो ये एक एडवर्ब है। वैसे मैं एक बता दूं, आई लव यू टू कहना भैया गलत है। आई लव यू टू कहना गलत है। ये आता ना आई लव यू टू, इसका मतलब क्या हुआ? आप कहते हो कि मैं तुम्हें भी, किसी ने कहा आई लव यू, तो आपने कहा मैं भी प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। और भैया इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। तुम्हें भी प्यार करता हूँ मतलब किसी और को भी करता हूँ, ये मतलब हुआ ना। जबकि सही क्या होना चाहिए था? आई टू लव यू। यहाँ टू लगाओ भैया, यहाँ कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। भैया दो मीनिंग निकल रहे हैं, यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। वैसे सही तो आपके हिसाब से यही है, लेकिन वैसे ये लगना चाहिए। अब ये देखो, ही इज वेरी स्मॉल, ही कैन नॉट राइड अ बाइसिकल। वह बहुत छोटा है और वो बाइसिकल नहीं चला सकता। अब छोटा है तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बाइसिकल नहीं चला सकता, ठीक है, नहीं चला सकता। अब जब रिजल्ट वाला हो तो क्या करना है? ये जो वेरी है इसे तो बदल दो टू के अंदर, और अगले सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू प्लस और की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लो। ही इज टू स्मॉल टू राइड अ बाइसिकल, ये नेगेटिव सेंस दे देगा। ही इज रनिंग फास्ट, ही वांट्स टू कैच द ट्रेन। पर्पस है, फास्ट दौड़ रहा था, क्या पकड़ना था उसने? क्या पकड़ना था? ट्रेन पकड़नी थी। तो क्या होगा? ही इज रनिंग फास्ट, पर्पस क्या है? टू कैच द ट्रेन, पकड़ा दो ट्रेन, बस ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है जिरंड। अब जिरंड क्या होता है? देखो जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम कैसा कर रही हो? नाउन के जैसा, नाउन के जैसा, अब उसे जिरंड बोलते हैं। जैसे आपने बोला प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग का मतलब क्या है? पढ़ना। ये मतलब है क्या पढ़ रहा हूं? ये तो नहीं मतलब है। तो मतलब वो काम किसका कर रही है? एक सब्जेक्ट के जैसा सेंटेंस में, मतलब जो नाउन काम करती है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेलना, तो मतलब वो क्या हो जाता है? जिरंड, ठीक है, हो जाता है जिरंड। तो आप एक वर्ब को जिरंड में बदल दो तो भी वो क्या हो जाएगा? मतलब एक वर्ब को आप हटा दोगे, जैसे आई लाइक हॉकी, आई लाइक प्लेइंग इट। कहता है कि मुझे हॉकी पसंद है, मुझे इसे खेलना पसंद है। तो अपने सीधा कह देते हैं आई लाइक प्लेइंग हॉकी। अब हॉकी खेल रहा हूं ये मतलब नहीं है, इसका मतलब हो गया हॉकी खेलना। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, ये जिरंड है, और ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब एक ही रहेगी। ही हैज अ हॉबी, इट इज स्विमिंग। उसकी एक आदत है, और आदत कौन सी है? स्विमिंग की। तो हिज हॉबी इज स्विमिंग, उसकी हॉबी है कौन सी? स्विमिंग। अब इस स्विमिंग का मतलब ये नहीं कि भैया वो तैर रहा है, वो कह रहा है उसकी हॉबी है स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैरना, इसका मतलब है तैरना, तैर रहा है ये नहीं, ये बन गया जीरंड, ठीक है, जीरंड, ठीक है। डू नॉट गेट डाउन द बस, बस से नीचे मत उतरो, द बस इज मूविंग, बस चल रही है। तो चलती हुई बस कर दो इसे, चलती हुई बस। तो यहाँ मूव प्लस आईएनजी है, लेकिन इसका मतलब बस चल रही है, ये नहीं चलती हुई बस, चलती हुई बस। डू नॉट यूज गेट, यू डू नॉट गेट डाउन द मूविंग बस, ठीक है, मूविंग बस, चलती हुई बस, यहाँ पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर लो भैया। एक ही तरीका क्या होता है? कंजंक्शन एंड का यूज कर लो। अब ये भी सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे राम बीट अ डॉग, राम ने कुत्ते को पीटा, राम ने कैट को पीटा। तो भैया राम ने कैट और इसे दोनों को पीटा है, बीच में एंड लगा दो, वर्ब आपकी एक तरफ ही रह जाएगी, मीनिंग भी वही है। माई एल्डर ब्रदर हायर्ड अ मैन, ही ऑल्सो हायर्ड अ वुमेन। मेरे भाई ने एक बंदे को हायर किया और एक बंदी को हायर किया, ठीक है। तो क्या है? एक इसको हायर किया, एक इसको हायर किया, एंड लगा दो बीच में, ठीक है। हायर एक ही आपके पास बच जाएगी। माई एल्डर ब्रदर हायर्ड अ मैन एंड अ वुमेन, बस इतना इतना सा तो काम है यार। उसके बाद अब ये रूल
प्रेपोजिशन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बट करना तो देखो सब पड़ेगा। अगर आपको 100 नंबर लेके आने हैं तो भैया फिर तो सारे करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद है प्रेपोजिशन का प्रयोग करके। आप प्रेपोजिशन का प्रयोग करके भी एक वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल सकते हो। प्रेपोजिशन पढ़ी है ना 11th क्लास में, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम स्पेस पढ़ी हुई है, अमंग बिटवीन एट ऑन पढ़ी हुई है, तो उनका प्रयोग करना। तो देखो, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किसी प्रीपोजिशन ऑन, बिफोर, आफ्टर, ऑफ, बाय, फॉर, बिसाइड्स एक्सेट्रा का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है। इसके लिए वाक्य में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। वो परिवर्तन मतलब चेंजेस क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, नाउन से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग देखो बता दूं आपको, जो भी आपकी प्रिपोजिशन होती है, प्रिपोजिशन होती है, उसके बाद क्या आती होती है, नाउन। तो यहाँ तो जो वर्ब आ रही होगी प्रेपोजिशन का यूज कर लो सुटेबल सेंस के अकॉर्डिंग, और जो वर्ब आ रही होगी उसे नाउन में बदल दो, वर्ब नाउन में बदल दो, ठीक है। वर्ब को नाउन में कैसे बदलेंगे, ठीक है, वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ फिर प्रिपोजिशन के बाद आप वर्ब तो लगा नहीं सकते, वर्ब नहीं लगा सकते, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आनी चाहिए। तो उस वर्ब को किस में बदल दो, जीरंड में बदल दो। उसके उस वर्ब को किस में बदल दो, जीरंड में बदल दो। और जीरंड मतलब अभी की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें बदल दो। दो तरीके। अब पहला, नाउन से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग। नाउन से पहले मतलब प्रेपोजिशन और उसके बाद नाउन। जैसे आई फेल अस्लीप, मैं सो गया था। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई स्टडी, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की, मतलब वो बंदा स्टडी करने से पहले ही सो गया। तो पहले के लिए कौन सी प्रेपोजिशन होती है, बिफोर। बिफोर, तो अपने क्या कह सकते हैं, आई फेल अस्लीप बिफोर मतलब पहले। अब बिफोर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद या तो जिरंड यूज करो या फिर नाउन यूज करो। तो कंप्लीट को किस में बदल दो, नाउन में। कंप्लीट होता है खत्म करना, और कंप्लीशन क्या होता है, कंप्लीट से बना कंप्लीशन समापन, ये नाउन हो गया ना, खत्म। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ माई स्टडी, देखो मीनिंग सेम है, एक वर्ब को खत्म कर दिया, एक यहाँ पे रहेगी। उसके बाद ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर फाइनल, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। ही अटेम्प्टेड मैनी टाइम्स, बहुत बार उसने अटेम्प्ट किया था। तो इसका मतलब बहुत बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी वो क्या है, फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो के बावजूद के लिए एक प्रेपोजिशन आती है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब इन स्पाइट ऑफ किसके, इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे अटेम्प्ट्स, इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी अटेम्प्ट्स, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रयासों के बावजूद ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर फाइनल। अब वर्ब कहाँ पे, इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं, वर्ब उधर एक बची है, मॉडल फाइनाइट वर्ब, एक तो यूज कर ही सकते हैं सिंपल में। उसके बाद प्रेपोजिशन, अरे ये तो मैंने करवा दिया था ना, अरे ये ना थोड़ा सा भैया चेंज हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रेपोजिशन का एक यूज, हाँ ये वाला रह गया था ना प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन के दो यूज करने थे अपने को। तो प्रेपोजिशन से, हाँ ठीक है, मैं कोई बात नहीं इधर करवा देता हूँ। प्रेपोजिशन नाउन से पहले वो तो अपने कर लिया था, लेकिन अभी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन उसके बाद मैंने बताया था जिरंड फॉर्म में भी नाउन यूज कर सकते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उसका भी देख लो, अभी मेरा पाठ जाएगा भैया, सौखा ही है। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक है हम, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत टाइम हमारे ऊपर राज किया था, मसा उनको भगाया वहां से। अब आइल्स पीटी कर करके उनके गुलाम बनने के लिए फिर अपने अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो भैया ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, शी हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर दैट। अब शी किसके लिए आ रहा है, इंडिया के लिए। उसके बाद इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है। अब भैया इंडिया के लिए शी लिख दिया, कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया ना, मातृभूमि अपनी है ना, भारत माता, इसलिए इसके लिए शी यूज हो जाता है। अब ये मैं कहना सर आपको तो यही नहीं पता, इंडिया के लिए शी यूज कर रहे हो, भैया मातृभूमि है, भारत माता है, इसलिए शी यूज होता है, ठीक है। शी हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर दैट, इसके बाद इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो वो अपने क्या कर सकते हैं कि
स्वतंत्र होने के बाद 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो अपने कह सकते हैं इंडिया हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। इंडिया हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर, आफ्टर कब? फ्री होने के बाद, आफ्टर 1947 में फ्री होने के बाद। तो अब आफ्टर प्रेपोजिशन है, उसके बाद बिकेम अगर यूज करना है तो अपने किस फॉर्म में करेंगे? जिरंड फॉर्म में। वो क्या हो जाएगा? बिकमिंग। आफ्टर बिकमिंग फ्री इन 1947 ही रन्स फास्ट, ही फिनिश्ड टॉप। तेज दौड़ा था और टॉप पे आया, तो क्या होगा? तेज दौड़ने के द्वारा ही तो आया है। तो के द्वारा के लिए कौन सी प्रपोजिशन? बाय। बाय के बाद रन को कैसे यूज करोगे? जिरंड फॉर्म में, बाय रनिंग। बाय रनिंग फास्ट ही फिनिश्ड टॉप। उसके बाद देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ओ के चक्कर है गुरुजी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के है, इसका प्रयोग ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं लेकिन पहली घटना के कारण दूसरी घटना घटती है। देखो कोई भी घटना भैया घटती है ना, कोई भी कांड होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है, ये ऐसे थोड़ी होता है। तो बस ध्यान क्या रखना है कि जब दो घटनाएं हमारे पास हो, घटना नहीं समझ आती तो कांड याद रख लो। दो कांड हमारे पास हो और दोनों का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, ये राम ने किया था, ये पुलिस ने किया था, तो दोनों ने अलग अलग बंदे हैं। जैसे जो पार्टिसिपल कर रहे थे उसमें सब्जेक्ट सेम ही रहता था ना। नॉमिनेटिव जो एब्सोल्यूट है सेम चीज है भैया, सेम चीज। बस इसमें क्या होगा कि ध्यान रखना है, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है उसमें सब्जेक्ट सेम रहते थे। घटनाएं इसमें भी दो होनी है और दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी होगी। जो दूसरी घटना है वो पहले वाले के कारण ही हुई होगी। ठीक है, पहली घटना के कारण दूसरी घटना घटती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले वाक्य के सब्जेक्ट प्लस वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलकर कोमा लगा लगा देते हैं, दूसरा वाक्य लिखा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वैसे ही बदलना है, बस सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तो उनको हटाना नहीं है, उनको हटाना नहीं है। बस ध्यान रखना कि जो पहली घटना है, अब कब आईएनजी फॉर्म में बदलना है, कब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ध्यान रखना जब पहली घटना में सिर्फ इजेमार, इजेमार या वोजवर हो, उसके साथ मेन वर्ब नहीं आ रही हो, मतलब इजेमार के साथ भी आईएनजी फॉर्म आता है, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, वोजवर के साथ भी आईएनजी फॉर्म आता है, तो वो ना हो। जैसे आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो इज अकेला आ रहा है, ही वॉज अ टीचर, तो वॉज अकेला आ रहा है, आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही। इस तरीके से अगर होता है तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, आ, जैसे ये अकेला है ना, राम वॉज अ थीफ, राम एक चोर था और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि वो चोर था। तो दूसरी घटना क्यों हुई? इसके कारण। पहली घटना को, पहली घटना को किस में बदलना? देखो सब्जेक्ट अलग अलग है तो मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो अब क्या करना है, जो पहली घटना है अगर उसमें इज़ेम और वोजवर अकेला आ रहा हो तो क्या कर देना है आपने? बीइंग का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन सब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होती है? बीइंग। तो ध्यान रख लेना, फिर क्या यूज करना है? बीइंग। सब्जेक्ट हटाना नहीं है, उसमें अपने हटा देते थे। तो राम इसको बदल दिया बीइंग में, अ थीफ द पुलिस अरेस्टेड हिम, द पुलिस अरेस्टेड हिम। और दूसरा, अगर यहाँ पे वो इजेम और वोज पर अकेला है तो बींग लगा देना है, लेकिन अगर मेन वर्ब हो, मेन वर्ब हो कोई भी फॉर्म में, तो उसे आपने क्या कर देना? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे द सन रोज, सूरज उदय हुआ था, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा जो था वो क्या हो गया था? गायब हो गया था। अब कोहरा गायब क्यों हुआ? इसी के कारण हुआ, दूसरी घटना पहली घटना के कारण हुई है। ठीक है, अब सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है तो पार्टिसिपल नहीं लग सकता, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाना है। अब मेन वर्ब है यहाँ पे, इजेम और वोज वर्ब अकेला नहीं है, मेन वर्ब है तो अपने क्या कर देंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट मत हटाओ। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जब पहली घटना पैसिव वॉइस में हो तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे मदन वॉज बिटन क्रूरली, मदन को बहुत ज्यादा गंदा पीटा गया था। अब देखो मदन ने पीटा नहीं है, वो पिटा है, तो मतलब ये पैसिव होता है, ये पैसिव है। ठीक है, और टीचर ने इस मैटर पर इंक्वायरी की, इस मैटर पर इंक्वायरी की। तो जब ये हो पैसिव में हो तो फिर आपने क्या करना है? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। बस इतना याद रख लेना। मतलब वैसे तो यहाँ पे देखो उसे पीटा गया था और उसके बाद क्या, टीचर ने इंक्वायरी करी है, तो दो घटनाएं हैं। ठीक है, दो घटनाएं हैं। अब इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला गया है, क्योंकि यहाँ पे जब पैसिव में होता है तो वोज की थर्ड फॉर्म करी जाएगी। तो वोज किसकी थर्ड फॉर्म होता है? बी की, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है?
बीन। बाकी फिर भी ना समझ आए तो बस ध्यान रख लेना कि पैसिव में हो, क्योंकि इसने पीटा नहीं है, पिटा है। तो तब हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, मदन हैविंग बीन बिटन क्रूरली द टीचर इंक्वायर्ड इनटू द मैटर। और वैसे ये पैसिव वाला इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करके भी अपने एक फाइनाइट वर्ब को खत्म कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे वो शब्द, मतलब जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव, जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा दो वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ा जाता है। देखो पहले बता दूं भैया एडवर्ब क्या होता है। जैसे आपने बोला शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब सुंदर कौन है, शी। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो तो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिखा शी सिंग्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वह सुंदर गाती है। अब कौन भैया, ये सुंदर है या फिर वो गाती सुंदर है। तो गाना क्या है, वर्ब, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, सॉरी, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ऐसे आएगा। तो अब देखो वो कौन है ब्यूटीफुल, शी थोड़ी है, गाती सुंदर है। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। या फिर क्या होता है, जैसे अपने लिखा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है, आप कहोगे सर एडजेक्टिव है। अब ब्यूटीफुल में भी कितनी, बहुत ज्यादा। तो एडजेक्टिव को भी आगे जो क्वालिफाई करता है वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, वो भी एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो आप एडवर्ब, और ध्यान रखना जब अपने एल वाई लगाते हैं ना तो ये एडवर्ब बनता है, ठीक है। मोस्टली ही डिड द वर्क, ही वॉज ऑनेस्ट इन डूइंग इट, उसने काम किया था और वो काम बड़ा ईमानदारी से किया था, ईमानदारी से। तो ऑनेस्टली यूज कर दो, ही डिड द वर्क ऑनेस्टली, एक ही फाइनाइट वर्ब बदलेगी, बाकी इसको आपने पूरे को ऑनेस्टली लिख दिया तो मीनिंग वो सेम ही हो गया। एडवर्ब यूज कर ली कि किया कैसे, ईमानदारी से। यू आर रॉन्ग इन दिस मैटर, इट इज सर्टेन, कहता कि तुम इस मामले में गलत हो, ये सर्टेन है। तो क्या होगा, सर्टेनली, निश्चित तौर पर, यू आर रॉन्ग इन दिस मैटर। तो बस एक ये भी आपका एडवर्ब यूज कर ले। उसके बाद है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। आप एडजेक्टिव का प्रयोग करो, अभी बताया कि भैया जो नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द मर्डरर किल्ड अ चाइल्ड, मर्डरर ने एक बच्चे को मार दिया, ये तो भैया बेहद गलत है। द चाइल्ड वॉज इनोसेंट, बच्चा कैसा था, इनोसेंट था। बच्चा कैसा था, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं बेचारे, निर्दोष था। अब क्या कह सकते हैं कि मर्डरर ने एक इनोसेंट बच्चे को मार दिया। इनोसेंट मतलब भोला या निर्दोष, ठीक है। तो इनोसेंट इसके साथ लगा दो, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे बच्चा सुंदर तो एडजेक्टिव, बच्चा इनोसेंट तो एडजेक्टिव का काम हो गया, मीनिंग वो सेम, या एक फाइनाइट वर्ब खत्म हो गया, मीनिंग सेम हो गया। अ बॉय वॉज पनिश्ड, ही वॉज नोटी, एक लड़के को सजा देगी, वो कैसा था, नोटी था। तो सीधा कह दो बच्चे, लड़का कैसा है, नोटी, तो नोटी बॉय को पनिश किया गया, ठीक है। ये नोटी बॉय वॉज पनिश्ड, तो ये आपका हो गया सिंपल, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने बता दिया कि कैसे अपने दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो भैया अभी भी कह रहा हूँ एक बार फिर से कमेंट कर दो, सुकून मिलता है, सुकून, ठीक है। आप नहीं समझोगे, हम ऑनलाइन जो करवाते हैं हमें बस यही चाहिए होता है कि प्यारा सा कमेंट आ जाए, एक सब्सक्राइबर मिल जाए। अब आप सोचोगे सर पिसा है भैया, कुछ नहीं होता यूट्यूब से, आप जब इस पे वर्क करोगे आपको पता चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ अटेंशन और प्यार चाहिए होता है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो लाखों कमा रहे होंगे, तो भैया ये वहम है, निकल जाएगा जब आप खुद आओगे, ठीक है। तो यूट्यूब कुछ नहीं देता, ठीक है, सिर्फ प्यार के लिए होता है। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। देखो सिंपल, अब पहले अपने क्या कर रहे थे, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल बनाना, सिंपल बनाना। लेकिन अब क्या करेंगे, दो सिंपल को जोड़कर एक क्या बनाना, कंपाउंड बनाना। अब उससे पहले देख लें पहले, जैसे सिंपल क्या था वो देखा था, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब आती। कंपाउंड क्या होता है पहले वो समझ लो, फिर ही तो सिंपल से कंपाउंड बनाओगे। अब देखो जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही इज पुअर,
और ही इज ऑनेस्ट, ऐसे करके आएगा। उसने क्या दिया, इसको कंपाउंड बना दो, तो ये नीचे कंपाउंड बना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा ना अपने इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर पूरे पूरे दो क्लोज आते हैं। दो क्लोज, क्लोज क्या होते हैं, उपवाक्य, उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है, जिसका एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक है, तो ऐसे दो आने चाहिए। जैसे ही इज पुअर, एक उपवाक्य ये है, ही इज ऑनेस्ट, एक उपवाक्य ये है। बस वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे, बीच में कंजंक्शन लगा होगा। अब इसमें जो दोनों उपवाक्य आते हैं उसमें एक तो क्या होता है, मेन, मेन क्लोज, और दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा क्या होता है, एक मिनट, अरे यार, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आपको जब दो सेंटेंस, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, मतलब एक आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, उसमें तो एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा होगा, एक वाक्य का मीनिंग दूसरे वाक्य के साथ जुड़ के कंप्लीट हो रहा होगा। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जुड़े है, देखो वह गरीब है और वह ईमानदार है। दोनों का, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, अपने आप में स्वतंत्र। वह गरीब है तो ये भी उसके बारे में एक स्टेटमेंट है, वह ईमानदार है ये भी उसके बारे में स्टेटमेंट है। दोनों का मीनिंग अपना अपना है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। बस इन दोनों स्टेटमेंट को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन येट ने जोड़ रखा है, येट ने जोड़ रखा है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा उसके साथ कंजंक्शन लगेगा। इस कंजंक्शन को बोलते क्या है, इस कंजंक्शन को क्या बोलते होते हैं, इस कंजंक्शन को बोलते हैं अपने कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बस आपने, भैया कंपाउंड बनाने तो इतने सौखे हैं ना, इतने सौखे हैं, अब क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा सौखे हैं। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, दोनों सिंपल सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लेना है, और बीच में क्या है, एक कंजंक्शन ठोक देना है। कंजंक्शन कौन सा ठोकेगा, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग जो लगाना है, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करेंगे, तो मिक्स नहीं करना, बस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में लगा देना है। जैसे यहाँ पे येट लगा दिया, अब ये ऊपर वाले सेंटेंस थे, यहाँ बीच में बस येट ही तो लगा है। तो कब कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है कंपाउंड बनाने के लिए, इतना याद रख लेना। क्लॉज दोनों पूरे रखने होते हैं, बीच में सिर्फ एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। देखो चार तरीके के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव, ये क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपकी एक जैसी हैं, बस उनको जोड़ना है। जैसे उसने हार्ड वर्क किया था, वह पास हो गया था, तो दोनों काम किए भैया, एक ने हार्ड वर्क किया, एक उसने पास हुआ है, एक जैसे स्टेटमेंट से दो काम हुए हैं, उनको जोड़ दो। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जब आपको दो स्टेटमेंट्स बताई जाती है, सेम है, एक जैसी है, तो उनके लिए आप क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दो। कौन से होते हैं, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल। ये सारे आपने कंजंक्शन टॉपिक में पढ़े हुए हैं, फिर भी दिक्कत है तो भैया मैं और बता दूं, अभी वैसे अपने आगे तो करेंगे, एक एक करके इनके एग्जाम्पल करने हैं। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प, क्या होता है, विकल्प। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, और अदरवाइज, नॉर, ठीक है, ये सारे, ठीक है, इनका सब बता देंगे, एक एग्जांपल बताएंगे। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है, विपरीत। जब आपकी दो सिंपल सेंटेंस जो दिए हैं वो दो क्लॉज ही होंगे, उसमें विपरीत कुछ बता रखा है। जैसे उसने हार्डवर्क किया था, उसके बाद वह फेल हो गया था। अब हार्डवर्क किया तो भैया पास होना चाहिए, वो तो उल्टो काम हो गया नहीं, तो उल्टा काम हो गया, तो मतलब कह दिया कंपाउंड बनाओ, तो कंपाउंड में तो कंजंक्शन ही लगाना है, तब समझ जाना एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है। मतलब बट, येट, नेवरदलेस, व्हाइल, हाउएवर या स्टिल। इलेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जब आपके सेंटेंस में रीजन, जब आपके सेंटेंस में रीजन या रिजल्ट, रीजन रिजल्ट वाला सेंस हो। जैसे वो, उसने हार्डवर्क किया था, वह पास हो गया था। अब हार्डवर्क किया था तो इसका रिजल्ट क्या है, वो पास हो गया था। तो हार्डवर्क किया था इसलिए वह पास हो गया, तो बीच में इसलिए, मतलब देयर फोर, सो, फोर या दस, ये है। इन सब का भी बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लेना। तो ये चार तरीके के
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो यूज करना है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस देखते हैं, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज। जैसे सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सीता ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। गीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, गीता ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब उसने कहा कि इसको क्या बना दो, उसने कहा इसको क्या बना दो, कंपाउंड, कंपाउंड बना दो। कंपाउंड बनाना है तो आपने क्या करना है, अब दोनों एक जैसी है ना, देखो सीता ने भी काम किया, गीता ने भी काम किया है, तो एक जैसे स्टेटमेंट है, कोई विपरीत नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी, बोथ एंड यूज कर लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर लो, एज वेल एज यूज कर लो। लेकिन एंड लगाना गलत हो जाएगा यहाँ पे, इस स्टेटमेंट में एंड लगाना गलत हो, आपको लग रहा होगा ना अपने क्या करें, सीता ने भी किया गीता ने भी किया, तो सीता एंड गीता कर दें, हैज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि सीता और गीता अपने दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जोड़ दोगे एंड से तो वो तो सिंपल बना देगा। कंपाउंड में दो क्लोज पूरे रखने होते हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब दो दो बार आनी चाहिए। तो आप एंड से ध्यान रखना कि जब वर्ब दो जोड़ दोगे फिर तो कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन अगर दो वर्ड जोड़ रहे हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो सिंपल बना देगा। ठीक है, इसलिए उसका यूज मत करो, एंड को छोड़ के बाकी आप लगा दो कोई भी। नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, यहाँ पे हैव क्यों लगा दिया इन्होंने, ये गलत कर दिया, यहाँ पे हैज लगा दो, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से आपने कनेक्ट करना सीखा हुआ है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो बाद वाला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अपने सिर्फ गीता को देखें, गीता के अकॉर्डिंग हैज लगेगा। राम इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट। देखो राम हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती भी है, ईमानदार भी है, दोनों पॉजिटिव उसके बारे में मतलब स्टेटमेंट्स हैं, एक जैसी है, जोड़ दो। तो राम इज बोथ, राम इज बोथ क्या है, एक तो हार्ड वर्किंग और एक क्या, ऑनेस्ट। राम इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। ठीक है, एज वेल एज भी लग जाएगा, राम इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज ऑनेस्ट। ठीक है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दो, राम इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट। लेकिन एंड यहाँ पे फिर मत लगाना, ठीक है, एंड अकेला मत लगाना, क्योंकि वर्ब जोड़ोगे तभी कंपाउंड में यूज होगा। ठीक है, नहीं तो वो सिंपल बना देगा। इनमें से कुछ भी लगा देना, क्यूमुलेटिव मीन बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये याद रख लो, गलती मत कर देना। उसके बाद इधर और, नीदर नॉर और अदरवाइज, ये सारे होते हैं। देखो इधर और, जब विकल्प हो आपकी दो स्टेटमेंट, या विकल्प हो, या तो ये करो या वो करो, ऐसी दो स्टेटमेंट है, कंपाउंड बनाना है तो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इधर और का मतलब होता है दो में से कोई एक, कोई एक। ठीक है, नीदर नॉर का मतलब दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। और का मतलब या अन्यथा, नॉर का मतलब भी वही होता है, कोई नहीं। ठीक है, अदरवाइज का मतलब वरना, पंगा मत लेना, वरना क्या करूंगा, ऐसे लगाता हूँ ना, पंगा मत लेना नहीं तो ना जान से मार दूंगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, वो वाला। गिव मी योर पर्स, मुझे अपना पर्स दे दो, आई विल शूट यू, तुम्हें गोली मार दूंगा। अब उसने कहा कंपाउंड बना दो, तो भैया ये कब बोलेगा बंदा, पर्स दे दे नहीं तो गोली मार दूंगा, पर्स दे दे नहीं तो गोली मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो भैया एक काम करना है, पर्स दे दे या गोली मार, गोली खा ले। तो जब विकल्प हो तो अपने इनमें से यूज कर सकते हैं। इधर होता है जब दो में से कोई एक, देखो दो में से एक वाला सेंस है तो इधर और है, तो जो दो विकल्प होते हैं उनमें से एक चुनना है, तो एक से पहले इधर लगा दो, एक से पहले और लगा दो, या फिर क्या लगा दो, अदरवाइज लगा दो, या फिर और लगा दो। ठीक है, नीदर नॉर नहीं, नीदर नॉर तो फिर क्या होगा कि दोनों में से, दोनों ही नहीं, अब दोनों में से एक है, तो चाहे आप इधर और यूज कर लो, चाहे आप और यूज कर लो, चाहे वो अदरवाइज यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गिव मी योर पर्स अदरवाइज आई विल शूट यू, ये भी सही है। इधर गिव मी योर पर्स और आई विल शूट यू, वो भी सही है। ठीक है, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। देखो यहाँ तो जल्दी करनी है, नहीं तो भैया ट्रेन जाने दी, एक काम है, तो वही आप लगा सकते हो, मेक हेस्ट एल्स और अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। एल्स को चाहे याद मत रखना, ठीक है, एल्स को चाहे याद मत रखना, और ये अदरवाइज आप याद रख लो बस। ठीक है, वैसे ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद इधर और लगाना है तो भैया लग जाएगा, इधर मेक हेस्ट और यू विल, इधर यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो, ये भी हो जाएगा। अकेला और यहाँ लगा दोगे दो ऑप्शन में तो भी ठीक है, अदरवाइज लगा दोगे तो भी ठीक है।
उसके बाद है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? देखो एडवर्सेटिव का मतलब होता है विपरीत, खिलाफ, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं? बट येट, नेवरदलेस, वेयरएज होता है, वाइल होता है, हाउएवर होता है, स्टिल होता है। इनका मीनिंग तो पता ही होगा, बट, लेकिन, येट, फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, वेयरएज जहां तक, ऐसा करके सेंस देगा ये। वाइल का मतलब जबकि। अब जबकि ये कंट्रास्ट के लिए आता है। जैसे हमने बोला कि जैसे हमने बोला कि अच्छे पड़ोसी हमें अच्छे संस्कार देते हैं, बुरे पड़ोसी, जबकि बुरे पड़ोसी हमें बुरे संस्कार देते हैं। उस सेंस में अच्छी किताबें हमें सिखाती हैं, जबकि बुरी किताबें हमें बिगाड़ती हैं, ठीक है। अच्छे बच्चे स्टडी करते हैं, जबकि बुरे बच्चे ये जो अभी दिन चल रहे हैं वो मनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वाइल का यूज होता है। हाउ एवर, हालांकि, स्टिल फिर भी, ये सेंस होता है। देखो ही इज लेजी, वो आलसी है। ही इज क्लेवर, वो चतुर है। देखो आलसी भी है, चतुर भी है, तो एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट है। अब वो कहते कंपाउंड बना दो, तो इनमें से लगा सकते हैं। ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, ठीक है। उसके बाद ही रैन वेरी फास्ट, ही मिस्ड द ट्रेन, वो तेज दौड़ा था, ट्रेन मिस हो गई थी। अब देखो तेज दौड़ा तो ट्रेन भैया मिस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होगी, मतलब एडवर्स स्टेटमेंट है ये, तो इन्हीं में से यूज करना है। तेज दौड़ा था, फिर भी ट्रेन मिस होगी, ठीक है, तो इनमें से यूज कर लेना। उसके बाद है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये होता है जब आपकी स्टेटमेंट में रीजन रिजल्ट हो और वो कह दे कि भैया सिंपल नहीं कंपाउंड बनाना है, तो देयर फोर, सो, फोर, दस, ये ध्यान रख लेना। देयर फोर का मतलब इसलिए, सो का मतलब इसलिए, फोर सेंस देगा क्योंकि का जो बिकॉज सेंस देता है, लेकिन बिकॉज कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये कंपाउंड बनाएगा। दस का मतलब भी सो के जैसा ही होता है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे देखो आई कैन नॉट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं ले सका, अटेंड नहीं कर पाया क्लास। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, मैं क्लास नहीं ले सकता, मैं बीमार हूँ। अब मैं बीमार हूँ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्लास नहीं ले सकता। क्लास नहीं ले सकता, इसका रीजन क्या है कि मैं बीमार हूँ। तो रीजन रिजल्ट वाली बात है, उसने कह दिया कि इसको आप कंपाउंड बना दो, कंपाउंड बना दो। तो आपने देखा कि स्टेटमेंट रीजन रिजल्ट वाली है, तो कंजंक्शन ही तो लगाना होता है कंपाउंड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेटिंग। अब लगेगा कौन सा? इलेक्टिव लगेगा। तो इलेक्टिव में अपने क्या कह सकते हैं? आई एम इल, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकता। इसलिए के लिए चाहे आप देयर फॉर यूज कर दो, चाहे सो यूज कर दो, ठीक है, या फिर दस यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर फॉर और सो में फर्क क्या होता है? ये फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है, मीनिंग सेम ही होता है। एप्लीकेशंस वगैरह में फॉर्मल में मतलब अपने इसलिए के सेंस में देयर होता है, वैसे नॉर्मल बातचीत है अपने सो यूज करते हैं। आई गॉट प्रमोशन, आई वर्कड हार्ड, मुझे प्रमोशन मिला था, मैंने हार्ड वर्क किया था। अब देखो हार्ड वर्क किया था तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिला, इसका कारण क्या? हार्ड वर्क किया था। अब इनमें से कोई भी लगा दो, क्या कह सकते हैं? आई गॉट प्रमोशन, या फिर इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, आई वर्कड हार्ड, इसको ऐसे लिख दो, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया था, सो आई गॉट प्रमोशन, ऐसे कह सकते हैं। अगर फोर से जोड़ना है, देखो फोर देता है क्योंकि का सेंस, इसे रीजन से पहले लगाना है, जैसे बिकॉज रीजन से पहले लगता है। अब रीजन क्या है? प्रमोशन क्यों मिला? हार्डवर्क के कारण। तो फिर इसको तो रीजन से पहले लगाना होता है, सो देयर फोर को रिजल्ट से पहले लगाना होता है। अगर फोर से लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, फोर यहाँ लग जाएगा। आई गोट प्रमोशन फोर, क्योंकि मैंने हार्डवर्क किया था। इसलिए वाले सेंस से बनाना है तो देयर फोर यहाँ ये लगा देना, ठीक है। अब देखो सिंपल बनाना मैंने सिखा दिया, कंपाउंड बनाना मैंने सिखा दिया, अब बच्चे कम्प्लेक्स। उसके लिए देखो भैया एंड तक यहाँ देख लिया तो कम्प्लेक्स की वीडियो आपको कल इसी टाइम पे मतलब मिल जाएगी। लेकिन प्यारा से कमेंट कर देना, दिन आपके पास कम है, तो अगर कम्प्लेक्स भी करना चाहते हैं तो मुझे एक कमेंट जरूर कर देना। और कमेंट में ये मैंने जो स्टार्टिंग में बोला है भैया, वो धुरंधर वाला कमेंट तो भाई मेरे को चाहिए, रहमान डकैत है ना वो वाला, ठीक है, तो वो तो भैया मेरे को चाहिए, ठीक है।
और थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया करो, ठीक है। मैं तैयार त्यूर होके फिर आता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत तो फिर चलना ही चाहिए ना। चलो ठीक है, मिलते हैं क्लास में। मैं आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस आज ही हो सकता है ये वीडियो डाल दें, लेकिन अगर आप यहाँ तक हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट कर देना कि सर कम्प्लेक्स सेंटेंस करवाओ, ठीक है। करवा देंगे भैया, वैसे भी करवाना ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।